नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार, लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ जो है आज मिथिलेश गुप्ता जी जुड़ने वाले हैं। तो देरी किए बगैर सबसे पहले मिथिलेश जी को जोड़ते हैं अपने साथ। और उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं उसके पहले कि मिथिलेश जी की इस साल दो किताबें आई हैं। एक 1159 जो हॉरर थी, और दूसरी अभी आई है ऑक्सीजन ऑफ लाइफ। तो ऑक्सीजन ऑफ लाइफ और 1159, इन दोनों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मिथिलेश जी जो हैं इतनी सारी किताबें कैसे लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है कोशिश करते हैं मिथिलेश जी को अपने साथ लाने की। और उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। तो चलिए मिथिलेश जी। नमस्कार मिथिलेश भाई। नमस्कार। नमस्कार आलोक भाई, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपकी नई किताब के लिए बधाई आपको। ऑक्सीजन ऑफ लाइफ के लिए थैंक दिख भी रही है आपको पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। थैंक यू तो सो मच। आ, जी। ये सुनील पाल जी जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। और मिथिलेश भाई, इस साल ये आपकी दूसरी किताब है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि 1159 तो मैंने पढ़ी है। बिल्कुल। तो इस साल दूसरी किताब है। इसके हम्म, पहले 1159 मेरे जन्मदिन के दिन प्रकाशित हुई थी, 31 मार्च 2020 को। और ये शायद ये पहला साल है जब मैंने एक साल में मतलब दो किताबें आई हैं। और हालांकि देखिए, सही बात बताऊं तो 1159 पिछले साल रेडी हो चुकी थी। और जो ऑक्सीजन ऑफ लाइफ थी, ये तो आपको पता ही है, काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट था। लेकिन हाँ, इसे भी कंप्लीट मैंने पिछले साल लगभग कर लिया था। इस साल फिर मैंने उसे लिखना स्टार्ट किया। हम्म। तो दो तो किताब इस साल। हम्म, जी। नहीं आप तो ये पहली किताब जो है 1159 वो आपकी हॉरर थी। और ये जो है ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, ये जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है, अभी मेरे पास पहुंची नहीं है। तो जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये जो है ये लव स्टोरी जैसा कुछ होगा। तो या फिर हॉरर तो नहीं है, कम से कम क्या है इसमें उसके जी जी। बारे में बात करते हैं। सबसे ये कम से सबसे कम पहले मैं हॉरर तो जिते नहीं है। जी सबसे पहले जितेंद्र सर को नमस्कार करता हूँ। हम्म, विकास जी को नमस्कार करता हूँ मैं। अभी आलोक भाई, जस्ट हम इस इंटरव्यू में आ रहे थे, जस्ट 10 मिनट पहले, एक हफ्ते पहले मेरा संवाद हुआ था। विकास ननवाल जी का ब्लॉग है, एक बुक जर्नल करके। तो हम्म, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे। और मैं हम्म, नहीं चाहता था कि किसी को सवाल के बारे में उन्हें बताऊं। उनको मैंने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि मैंने कभी हम्म, रिवील नहीं की स्टोरी, तो मैं स्टोरी में भी रिवील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से बताइए। पर हम्म, हालांकि मैं लाइव में बताने वाला हूं जो आपने पूछा है क्वेश्चन। मैं हम्म, आप विकास जी के ब्लॉग में भी ये पढ़ सकते हैं। 15 मिनट पहले उन्होंने लाइव किया है मेरे इंटरव्यू के कुछ अंश। और उम्मीद करता हम्म, हूँ कि कल भी पता चलेगा। तो हालांकि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या रोमांस है, तो मैं ये बहुत ही स्वाभाविक सा क्वेश्चन मैं समझता हूँ। क्योंकि बात ये है कि आपने मुझे अभी तक आपने मेरी 4 किताबें पढ़ी होंगी, जिसमें से 2 आपने रोमांस बिल्कुल, पढ़ा है, बिल्कुल, 2 आपने बिल्कुल। हॉरर पढ़ा है। तो अब आपने हम्म, सोचा होगा कि हॉरर के जस्ट बाद में रोमांस फिर से लिखना चालू कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और हालांकि जाहिर सी बात है कि जो जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगली जो किताब होगी वो एक रोमांटिक नॉवेल होगी, बट हम्म, डेफिनेटली इट्स नॉट। रोमांटिक स्टोरी कह सकते हैं कि कुछ हद तक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी कहानी हो उसमें रोमांस होना चाहिए, क्योंकि ये यूथ की स्टोरी है। तो आई एम नॉट पुटिंग दिस बुक इन अ रोमांस कैटेगरी। और वो आप पढ़ के डिसाइड करिए। हालांकि प्रकाशक जी ने इसका कैटेगरी रोमांस डिसाइड करके उन्होंने अमेजन पर रख दिया, कि अमेजन बहुत सारे ऑप्शन हमें देता नहीं है। बट डेफिनेटली हम्म, इट्स नॉट अ रोमांस बुक। अगर आप रोमांस समझ हम्म, के ही पढ़ेंगे तो भी आपको मजा आएगा। अगर रोमांटिक स्टोरीज आप पढ़ते हैं और उसके अलावा अगर रोमांटिक बुक नहीं भी पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंटरटेन करेगा। और वो जिस मुद्दे पर किताब लिखी गई है, वो मुद्दा आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, मतलब तो मैं ऐसा समझूं कि कोई मुद्दा उठाया है आपने इसमें, कोई सामाजिक मुद्दा या कुछ इस तरीके की कुछ बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं जो लेखकों को करना चाहिए। हाँ, होता ये है आलोक भाई कि अगर मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपकी किताब पढ़ी थी लाइफ आजकल, आपने जो इस तरह से प्रेम के उसमें अंश आपने बताए हुए थे। कहानी के अंदर कोई कहानी फ्लैशबैक में जाती है, कोई दो दोस्त, दो लोग मिलते हैं, तो एक फ्लैशबैक में कहानी चलती है। मेरा ये मुद्दा था कहानी में, डेफिनेटली एक संवेदनशील ऐसा मुद्दा है कहानी में जो उठाया हूँ मैंने। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा बस चले,
तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम, हालांकि बस नहीं, मेरा तो चल ही रहा है वैसे बस, मैंने इस चल ही बार रहा सोचा था कि है। 25 किताबें मेरे पास में आएंगी, तो मैं 10 हम्म। किताबें अपनी लाइफ में, मतलब मेरे लाइफ के जो आसपास सराउंडेड जो 10 लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, जो भी मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, चाहे मेरे हम्म। सिस्टर हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो, चाहे वो कोई मेरे सीनियर हो, जूनियर हो, या मेरे कलीग हो, उन 10 हम्म। स्त्रियों को, मैं लड़कियों को मैं वो किताबें गिफ्ट करूंगा जिनका नाम मेरे पास में लिखा हुआ है। हालांकि 10 हम्म। किताबें मेरे पास में आ नहीं पाई और मैं 10 किताबें नहीं भेज पा रहा हूँ, लेकिन 5 लोगों को मैं संडे को किताबें भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मुद्दा, जिस तरह की अभी तक तो लोगों को पता ही चल गया है कि जो कवर में आपको जो एक जो पीछे दिख रहा है, एक हम्म। लड़की दिख रही है, उसके बाल चेहरे से ढके हुए हैं, और मतलब उसके बालों से उसके चेहरे पर बाल लहरा रहे हैं, उसका चेहरा दिख नहीं रहा है। तो जाहिर सी हम्म। बात है कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक फीमेल है, और आपको वो कैरेक्टर्स जो है, मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली इसे लड़के जरूर पढ़ें, और वो लड़के भी खासकर पढ़ें, और बताएं कि जो मुद्दा मैंने उठाया, जिसका रिवील मैंने अभी तक किया नहीं है, क्या वो मैं किस हद तक लिख पाया हूँ, और क्या उस तरह की चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए लाइफ में, या फिर हमें वैसे मुद्दों को छोड़ना चाहिए और भाग के अपना बैग उठा के ट्रेन पकड़ के निकल जाना चाहिए। तो इस तरह आपको ट्रेन और लड़की, जो दो तरह के मुद्दे दिख रहे हैं, आपको वो समझ में आएगा। जितेंद्र भाई ने कमेंट किया है कि ऑक्सीजन आज पढ़ी, बहुत दिनों के बाद क्राइम और मिस्ट्री से अलग एक यूथफुल और फ्रेश किताब पढ़ने को मिली है। मिथिलेश को बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, तो बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से हम्म। 2 रिव्यू आए मेरे पास में, विशाल भांति जी ने अमेजन पे रिव्यू दिया, और 2-3 बिल्कुल। लोगों ने रिव्यू दिया, पर हुआ ये था आलोक भाई कि उन्होंने सूरज पॉकेट बुक से वेबसाइट से ऑर्डर किया था, तो वो अमेजन पे बहुत लोग रिव्यू लिख नहीं पा रहे हैं। कई लोगों ने हम्म। इंस्टा पे भी रिव्यू लिखे हैं, तो आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि आज मुझे एक साथ हम्म। 4 से 5 रिव्यू मिले हैं, जिसमें से जितेंद्र सर का भी एक रिव्यू है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किताबें अब जो है, ये जो है ना मेहनत, जो 4-5 साल की मेहनत होती है, ये अब निकल के सामने आ रही है जी। बिल्कुल पसंद आ रही है किताब, वो जरूरी है। रिव्यू कहीं भी आए, जी। आना चाहिए। जी। उससे पता लगता है कि पसंद आ रही। तो अच्छा, नहीं, मैं ये जानना चाहता था। एक्चुअली 11:59 के बाद ही मैं ये जानना चाहता था कि आपने जस्ट लाइक दैट और इश्क वाली खुशबू, और उसके बाद एक हॉरर लिख दिया। अब हॉरर के बाद एक कुछ सामाजिक मुद्दे को लेके कुछ आपने एक उपन्यास ही लिख दिया। ये पहला उपन्यास है आपका, तो ये भी जो है बहुत बहुत बधाई इसके लिए भी। तो तो ये ऐसा स्विच ओवर जब आप करते हैं, मतलब एक हॉरर से एक दूसरी तरफ चले जाना, ये कितना कठिन होता है बतौर लेखक आपके लिए? मुझे टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। ये शुभानंद जी को अगर मैं देखता हूँ, उन्होंने अच्छा खासा थ्रिलर लिखा, उन्होंने फिर मौत का जादू लिखा। देवेंद्र पांडे जी को मैं देखता हूँ, उन्होंने इश्क बकलोल लिखा, और बिल्कुल अपोजिट माइथोलॉजिकल थ्रिलर लिखा। दोनों ही किताबें सक्सेस, दोनों किताबें अच्छी चल रही है। मेरी किताबों के मामले में वही है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये, चलिए मैं दूसरों की बातें छोड़ देता हूँ, आप होस्ट हैं, आपकी किताबों की बात करता हूँ। आप जहां एक तरफ द चिरकुट से एंट्री करते हैं, सुपर एंट्री करते हैं, ऑल इज वेल से कहानी शुरू होती है, और वो गाना गाते हुए कि होठों को घुमा के गोल, ऑल इज वेल, आपकी पहली किताब की पंक्ति ऐसे शुरू होती है। फिर मैं सरप्राइज एक देखता हूँ कि आप राजकुमारी शैतान बौने की जैसे प्रोजेक्ट में मेरे साथ इंटरेस्ट दिखाया आपने, आपने वो लिखा। जेम्स एडली चेस का आपने अभी नया अनुवाद किया, आपने फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ दर्द किया। तो ये बताइए कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे ये लगता है ना, ये सिर्फ सोच का कमाल है। मतलब अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मुझे यही लोग ही चाहिए, अभी कुछ दिनों पहले विजय बोरा जी ने कमेंट किया था मेरे पोस्ट के नीचे कि आप पहले लेखक हैं हिंदी के जिनकी सारी किताबें मेरे पास अवेलेबल है। मैं बड़ा शौक हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो बताया कि मिथिलेश जी की चारों किताबें मेरे पास उपलब्ध है। मतलब आप ये समझिए कि हॉरर भी लोग पढ़ रहे हैं, लोग रोमांटिक स्टोरी पढ़ रहे हैं, और ऑक्सीजन ऑफ लाइफ जो अलग मुद्दे पर लिखी गई है उसे भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का टेस्ट हर तरह से वो लेना चाहते हैं। बट मुझे स्विच करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी अगला प्रोजेक्ट जो है मेरा, वो इन तीनों ही जॉनर से बिल्कुल डिफरेंट है। अब फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आ, जी। अच्छा, देव भाई का एक सवाल आया है कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि पूर्वी और पायल का कैरेक्टर वास्तविक है या कल्पना है? देखिए, कैरेक्टर तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि चूंकि इट्स अ फिक्शन बुक, तो फिक्शन है तो इंस्पायर्ड ही होगा। और हम लोग एक होता है अलग भाई कि हम लोग क्या करते हैं, सच्ची घटनाओं की कहानियों को लिखते हैं, और हम उसमें एक फिक्शन का टैग लगा के उसे बेचते हैं, इट्स अ फिक्शन स्टोरी। ठीक है, इसका कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति से नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? हम फिक्शन लिख रहे हैं, हमें एक टैग दे दिया गया है फिक्शन का, और फिक्शन राइटर है, बट वी आर नॉट फिक्शन राइटर्स। ठीक है, अगर मैं कुछ
हैरी पॉटर जैसा क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ नार्निया जैसा क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ बाली जैसा क्रिएट करता हूँ, माइथोलॉजिकल थ्रिलर कुछ मैं शुभानंद जी से कुछ क्रिएट करता हूँ, तो डेफिनेटली वो फिक्शन है, समझता हूँ मैं। पर जिस तरह की कहानियां मैंने लिखी है, आपने लिखी है, वो फिक्शन टैग लगाना वो पड़ता है। लेकिन पायल और पूर्वी मेरे बहुत ही क्लोज लोगों से इंस्पायर्ड है, तो फिक्शन कैरेक्टर है भी, कई सारी चीजें जो फिक्शनल है और कई सारी चीजें उस पर से इंस्पायर्ड है। तो ये देव बिल्कुल। प्रसाद जी के सवाल का जवाब। और मैं देवेन भाई से बात कर रहा था अभी एक दो दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो किताब थी रोड ट्रिप, उसमें जो एक कैरेक्टर है वो मिथिलेश गुप्ता से इंस्पायर्ड है। तो ये अच्छा है, इंस्पिरेशन आसपास से मिल रहे हैं। तो प्रशांत कुमार मिश्रा जी का कहना है कि वो जो है जल्दी ही इश्क वाली खुशबू पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की वजह से नहीं पढ़ पाए थे, और उसके बाद से ऑक्सीजन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप जो है पढ़िए और बताइए कि कैसा बिल्कुल लग रहा है आपको। बिल्कुल प्रशांत जी, तो इंतजार रहेगा मुझे आपके रिव्यूज का। और जी हाँ मिथिलेश भाई, ये सवाल मैं ही पूछना चाहता था कि आपके जीवन का ऑक्सीजन क्या है, ये आलोक मिश्रा ने पूछ लिया, तो ये बताइए। देखिए, मेरे जीवन का जो ऑक्सीजन है डेफिनेटली माय फैमिली मेम्बर्स। और चूंकि मैं पिछले 8 सालों से घर से बाहर रहा हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन बाहर किया, मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ 5 साल बाहर निकाली, 2 साल से बैंगलोर में हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है कि जब मुझे ये फील होता है कि अभी मैं घर आके घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मेरे लिए एक तरह से ऑक्सीजन का काम करती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं घर जाता हूँ, जब अभी मैं इतने दिनों से घर पे हूँ, मैं ज़्यादातर समय घर में बिताना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बाहर रहूंगा तो मुझे पता है कि मुझे महीने 4 महीने में एक बार आना है, तो डेफिनेटली वो है मेरे लिए। बिल्कुल। और एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप बताते हैं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जो हाल ही मतलब जो रिलीज होती है नई नई किताबें, तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है या जो मुझे याद आ रहा है कि जो नई किताबें आ रही हैं उसमें सामाजिक मुद्दे ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं उठाए जा रहे हैं, किसी चीज को लेके कुछ बहुत बात नहीं होती है उन किताबों। तो आपके मन में क्यों आया है कि आप इस तरीके का कुछ ऐसा लिखेंगे? नॉर्मल आराम से कुछ हॉस्टल हॉस्टल का लिख देते हैं, जैसे मैंने चिरकुट्स लिखा था, तो अ, खैर वो तो पुरानी बात हो गई। हॉस्टल हॉस्टल की कुछ कहानी लिख देते हैं आप, इधर उधर की दो चार दोस्तों की। ऐसे सामाजिक मुद्दे को लिखने की क्या जरूरत थी आपको, ऐसा क्यों आपके मन में आया लिखने के लिए? देखिए, जो पहली जो किताब थी वो भयानक रात, वो मेरे मामा जी की घटना, उनके साथ एक घटना घटी थी यहाँ पे, मेरे ही क्षेत्र की बात है, सतपुड़ा के जंगलों की बात है। उससे लिखा था मैंने, मम्मी के द्वारा कहानी सुनाई गई थी। फिर जब मैं जस्ट लाइक दैट लिखा, तो आपने देखा होगा नुक्कड़ वाला, कॉलेज वाला, लाइफ टाइम वाला, वो भी मेरे आसपास के से इंस्पायर्ड था। फिर मैंने इश्क वाली खुशबू ये सोचकर लिखा, वैसे आपको सही बताऊं तो इश्क वाली खुशबू का नाम पहले जस्ट लाइक दैट अगेन था, फिर जस्ट लाइक दैट टू नाम रखा मैंने। बट प्रकाशक जी ने हम्म कहा कि नहीं यार, कुछ नया होना चाहिए, तो इश्क वाली खुशबू मुझे एक यूनिक नाम लगा। उस कहानी में हम्म एक कहानी है, ऐसी थी, पर वो कहानी एक्चुअली किताब के अंदर है नहीं। तो फिर मैंने इश्क हम्म वाली खुशबू लिखा, क्योंकि वो ऐसे लोगों की कहानियां थी जो किसी तरह से एक बार लव किया, टूट गया, फिर वो एक नए तरीके से समझ के चलिए कि उन लोगों ने फिर से वापसी करी, ठीक है, अपने जीवन में बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए। तो हुआ ये था कि 2014 में जब मैं कैदरा, जब मैं हैदराबाद में था, और मैं वहाँ पे मैंने प्रोफेशनल राइटर नहीं था, मतलब मेरे को किताब नहीं आई थी मेरी। तो हुआ ये आलोक भाई की छोटा सा किस्सा है, आई थिंक बड़ा नहीं हो जाए, छोटे ही बता रहा हूँ मैं, 30 सेकंड के हम्म अंदर जल्दी से बोलता हूँ। तो हुआ ये कि वहाँ पे एक हम लोग को इंग्लिश कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जा रही थी ऑफिस में। हम हिंदी मीडियम से थे, हम लोग कम्युनिकेशन राउंड था, मेरे को कहा जिनको लगता है वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। हमारा पहला ऑफिस था कॉग्निजेंट, हमने ज्वाइन किया, हम्म 2014-15-14 की बात है। वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, कम्युनिकेशन राउंड वगैरह। तो वहाँ पे एक टॉपिक दिया गया कि आपको एक टॉपिक पे बोलना है। अब मैंने सोचा कि मैं किस टॉपिक पे बोलूँ। अब हुआ ये था कि 2 दिन पहले, कुछ दिनों से एक कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी जो बहुत ही, तो उस समय मैंने क्या किया, मेरा नंबर तीसरे नंबर पर था, मैंने डायरी उठाया और मैंने उसमें एक, अब वो सिंबल मैं बना नहीं सकता क्योंकि कहानी रिवील हो जाएगी, वो सिंबल बना के मैंने ऑक्सीजन लिखा, और लिखा बाय हम्म। मिथिलेश गुप्ता, और लिख दिया मैंने रिलीजिंग इन 2015। पता नहीं क्यों, अच्छा। मुझे नहीं पता, शुभानंद जी से भी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, मैंने लिख दिया। हम्म और फिर जब मुझे वहाँ बोलने के लिए भेजा गया, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को इंग्लिश में बोलना है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे बचपन से कहानियाँ पढ़ने का शौक है, और एक कहानी मेरे मन में भी है, तो मैं वो कहानी आपको सुनाता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि वो कहानी जो थी उसको मैंने इंग्लिश में वहाँ सुना दिया, तोड़ मरोड़ के। और वो सब लोगों को पसंद आ गया कि भाई क्या टॉपिक है, क्या मुद्दा है, मजा आ गया, ऐसे यूथ को लिखना चाहिए, तुम्हारी कोई बुक आई है? मैंने कहा नहीं सर, आई एम जस्ट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो वो जो किस्सा था वो ट्रेन में मुझे मिला, और फिर मुझे आसपास घटा, मेरे को लगा यार ये जो मुद्दा है किसी ने कभी लिखा ही नहीं है। लोग, आप अगर कहानी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो मुद्दा लिखने के बाद भी मुझसे छूट जाते हैं।
है ना। हम्म। तो फिर वो मुद्दा मुझे मिला और फिर लिखते लिखते 2016 में ऑक्सीजन के आगे ऑफ लाइफ लग गया, तो वो ऑक्सीजन ऑफ लाइफ करके कहानी बन गई। हम्म। और मनमोहन सर का कहना है कि आसपास के पात्रों से लेके आते हैं, लेकिन उसमें मिश्रण होता है कल्पना का, तो बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और मनमोहन जी तो ऐसी कहानियां लिखते हैं। और ये जो देव भाई का जो सवाल था कि ऑक्सीजन ऑफ लाइफ नॉवल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे लगता है उसका जवाब यही है कि कुछ और भी अलग से कुछ आप जोड़ना चाहते नहीं, यही था जो मैंने आपको, जो चीज़ आपको बताई मैंने। और जब मैंने पहली बार कहानी 2015 में जब मैंने अपने दीदी जीजू को सुनाया, और पायल और पूर्वी का जो कैरेक्टर है जब मेरे पास बन के आया था, हैं। सॉरी, हाँ, तो जब वो कैरेक्टर बन के आया तब मुझे लगा कि ये जो मैंने मुद्दा जो सोचा है मैंने, मतलब आप ये समझिए उस समय कोई किताब भी पब्लिश नहीं हुई थी, तो वो इंस्पिरेशन मेरा वही था कि जर्नी, ट्रेन, इंटरव्यू, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, उसके साथ में कोई घटना घटी है, हम्म। उससे आपकी मुलाकात होती है, तो इस तरह से मेरा ये इंस्पिरेशन था कहानी को लेकर। तो अच्छा, इतना वक्त क्यों लग गया? आप बता रहे 2015 में आपके दिमाग में जब आ गया था, तो इतना टाइम क्यों 2000 लगा? 2013 में बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था जब मैंने ऑक्सीजन करके लिखा था। हाँ, फिर तो इतना। 2014 में सुवर्ण जी से हम्म। मुलाकात हुई। हम्म। हुआ ये ना आलोक भाई कि मैंने कहानी तो सोच लिया, ठीक है, एक हम्म। डर था मन के अंदर कि यार ये कॉन्सेप्ट 3 लोग को सुनाया मैंने, एक वो लड़की जो पायल के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, हम्म। और वो दोस्त जो मेरे रूममेट थे जिनका जिक्र भी उनके कैरेक्टर के इंस्पिरेशन बुक में था, मेरे दीदी जीजू को हम्म। सुनाया। तो जब उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये इस तरह का मुद्दा, मतलब लगता है कि लिखा जाना चाहिए, तो मुझे बहुत प्रेशर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि यार इतना प्रेशर मेरे सर पे आ गया कि यार अगर इस किताब को, मेरे को लगा कि मुझे और किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे और सीखना पड़ेगा। तो सही बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं और सीखने के लिए उस कहानी को सही तरीके से, कभी आपको पता है ना कि कई बार कई सारे कॉन्सेप्ट सही तरह से रिप्रेजेंट ना करने की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, और वो डर मुझे भी था। और आज 2020 में जब किताब रिलीज होती है तो मुझे लगता है कि यार ये सही समय था। आई थिंक आपके यहाँ पे लाइट चली गई है। हेलो आलोक जी, आपका वीडियो शायद नजर नहीं आ रहा है। ठीक है आलोक जी, हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, बाकी बाकी लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली जल्दी उसे आंसर देने की कोशिश करूंगा। अ, मिथिलेश भाई, हाँ जी, हाँ जी। ये लाइट चली गई है मेरे यहाँ, तो मैं कोई थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अरे जुगाड़ से बहुत काम चला बेटर रहा बेटर, बहुत सही। हूँ। तो नहीं जो ये है, सही है। जब तक हाँ लाइट आ जाएगी तो फिर अच्छा है। अच्छा, चलिए। ये जो है देव भाई पूछ रहे हैं, उन्होंने आगे का ही, आपने प्रोजेक्ट की बात की आगे की, तो वो लेके आगे कि आपकी अगली किताब किस विधा में होगी, ये जानना चाहेंगे। तो अभी से बताएंगे कि ये थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे? मैं तो इसको सजेशन करूंगा, देव भाई हालांकि बताना तो नहीं चाहता था, पर विकास नैनवाल जी के ब्लॉग में अभी मैंने कहा इंटरव्यू आने के पहले पहले उन्होंने अपने मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश किया है, मेरा पहला ओपन इंटरव्यू है जिसमें मैंने ऑक्सीजन के बारे में खुल के चर्चा की है और अगली किताब के बारे में चर्चा की है। तो वो डेफिनेटली एक ऐसे ही मुद्दे पर आधारित है। और किस विधा में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने भी सोचना छोड़ दिया है कि मुझे क्या लिखना है, किस विधा में लिखना है। जिस विधा में मैं लिखना चाहता हूँ, जो कि मेरा मेन है, साइंस फिक्शन हो गया, फैंटेसी एडवेंचर हो गया, उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ें भी आएंगी। आई थिंक आलोक भाई का वीडियो चला गया है। आई होप कि मैं विजिबल होऊंगा। जब तक ये बाकी क्वेश्चंस भी मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने फेसबुक से चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। फेसबुक से चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। आलोक भाई का सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देव भाई जैसा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही होगी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फेसबुक में अपने आप को, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि विकास नैनवाल जी का जो ब्लॉग है उस पर मैंने भी एक ओपन इंटरव्यू दिया था लास्ट वीक में, जो आज पब्लिश हो गया है। और आज मैंने दैनिक भास्कर और पत्रिका न्यूज़ में भी इंटरव्यू दिया है।
जो कल आउट हो जाएगा, एमपी के जो भी मेरे जो रीजनल क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो उस बारे में भी ऑक्सीजन के बारे में चर्चा की है मैंने, और ऑक्सीजन करके जो मुद्दा है हमारा, थैंक यू देव भाई कंफर्म करने के लिए। तो जब तक आलोक भाई नहीं आते हैं मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अगली जो कहानी है मैंने कोई ये, नमस्कार आर्य प्रकाश भाई। तो अगली जो कहानी है मैंने ये सोचकर नहीं लिखा है कि वो कोई एक विधा होगी या कुछ होगा। जैसे कि मैं शुरू से ये कहता हूँ कि मुझे ऐसी कहानियों पे काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है जो बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे पर हो, और मतलब अलग अलग लिखना चाहिए मुझे पढ़ने के लिए भी। अगर आपका होगा तो मैं रोमांटिक कहानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। मैं आजकल माइथोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ रहा हूँ, क्रिस्टोफर उनकी किताब पढ़ता हूँ मैं। महाभारत का ऐसे पढ़ा है मैंने, बाली पढ़ी है मैंने। तो आजकल इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो ज़्यादा मुझे पसंद आ रही है। ठीक है, आलोक भाई का मैसेज आया है कि पावर कट हो गया है, तो मैं देखता हूँ, मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आलोक भाई 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे, जब तक कि हम डिस्कस करते हैं। नहीं, उनका डाटा खत्म नहीं हुआ है, उनका एक्चुअली उनके यहाँ पे पावर कट होने के साथ उनका लैपटॉप भी शायद स्विच ऑफ हो गया या मोबाइल ऑफ हो गया होगा, समथिंग लाइक दैट। तो आप ये कंफर्म कर दीजिए कि मैं क्लीन एंड क्लियर हूँ और मेरी आवाज़ सही आ रही है क्लियरली। तो आप क्वेश्चन जो पूछेंगे मैं उस पर फिर रिप्लाई करता हूँ। नमस्कार शुभानंद सर, और भी बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है, मैं पहले के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। अंकित कुंवर भाई का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जो होस्ट हैं वो जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, जब तक कि आप अपने दोस्त से कुछ सवाल अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऑक्सीजन को लेके थैंक यू सो मच अंकित भाई, आप जो ऐसा सोचते हैं मेरे लेखन को लेकर। और आज ऐसा हुआ कि ये जो किताब है ये जब मेरे पास पहुंची तो बड़ा ही मुझे सही लगा कि यार, मतलब मैंने इस किताब को लिखने में 4-5 साल लगाए, और आज जब ये किताब आई तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है इसे खुद। और ये होता है ना कि कई बार ऐसा होता है किताबें आती हैं और आप उसे पढ़ नहीं पाते हो। पर मेरे साथ शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि जब पहले दिन मेरे पास किताब आई उसे पढ़ा ना हो मैंने इसे भी लगभग पहले दिन ही ख़त्म कर दिया जिस दिन ये किताब आई थी। मतलब खुद ही ऐसा पाठक बन के इतना एक्साइटेड था इस किताब को पढ़ने के लिए, तो मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और मैंने किताब को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ठीक है। देव भाई आपने कहा एक पंक्ति पढ़कर सुनाए, तो मैं सुनाता हूँ। पहली बात तो ये जो किताब का जो डेडिकेशन है, इसमें डेडिकेशन पेज की अगर बात करेंगे तो मैं वो डेडिकेशन पेज बताता हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ है, उस उम्मीद के नाम जिसे तुम हमेशा तलाशती रही। नमस्कार आलोक भाई। मतलब तो आप अभी तक यहाँ जो पर, है। जी हम्म। जी, नहीं, अच्छा हुआ आप यहाँ पर, आपने जो है चला के रखा है आपने, बहुत अच्छा लगा कि आप हाँ मैंने बने सोचा कि रहे। देव भाई कह रहे थे कि कुछ हाँ, पंक्ति पढ़ के सुनाए, तो मैं सोचा पंक्ति कुछ पढ़ के सुना देता हूँ जब तक कि आप ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल काफी लोग जुड़ बिल्कुल। गए थे। हाँ, तो मैं ये हम्म। कह रहा था, मैं पढ़ता हूँ कुछ पंक्तियां। जैसे कि हम्म। अब आप इंजीनियर हैं तो आप भी बुरा ना माने, पर ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का मेरा हाँ, लेखकीय पेज है। ये कहता हाँ, है कि फार्मेसी हाँ, करने वाला हर इंसान मेडिकल स्टोर नहीं खोलता। ये उसी हकीकत को बयां करती है जितना कि आसान भाषा में आपको समझ आती है कि हर इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियर नहीं बनता। ये कहानी हालांकि फार्मेसी के बाद होने वाली घटनाओं पर आधारित होती, जिसे आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट रिसर्च करना ज़्यादा जानते हैं, लिखना कम जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं ये मेरी कहानी नहीं है। बात ये है कि एक लड़की थी, उसका नाम था पूर्वी। लेकिन ये ना तो उसकी प्रेम कहानी है और ना ही मेरी। ये कहानी है हर उस इंसान की जिसे इस कहानी की गहराई समझना जरूरी है। ये कहानी है समाज में उठने वाले हर उस उंगली पर जिसका दायित्व सिर्फ उंगली उठाना नहीं होता। खैर 2014 में शुरू हुई ये कहानी अब आप तक पहुंच चुकी है। जाने कितनी बार इस किताब को ड्रॉप करने का आइडिया मन में आता रहा, लेकिन खुशी इस बात की है कि किताब का बनना जरूरत से भी ज्यादा जरूरी था। और आज मुझे खुशी हो रही है और उतना उदास भी हूँ, क्योंकि इसके जो किरदार हैं जिसको मैंने इतने सालों में लिखा है, वो एक इमोशनल टच देकर गया। उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, ना उनको लिखते समय ना उनको बनाते समय। और 2 हॉरर स्टोरी और 2 लव स्टोरी लिखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस किताब को भी पसंद करेंगे। तो हालांकि ये लेखकीय बिल्कुल। पढ़ा मैंने जी। नहीं, बिल्कुल पसंद करेंगे। और अंजनी कुमार पांडे जी, स्वागत है सर आपका। और बहुत लोग हैं इस बीच में। जब मैं चला गया था, देव भाई मेरा डाटा खत्म नहीं हुआ था, सही बात है। यहाँ पे लाइट चली गई है तो मिथिलेश भाई, प्रशांत कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि मिथिलेश भाई आप तो उत्सुकता बढ़ा रहे हो, एग्जाम वगैरह हो जाने दो।
तो बिल्कुल आप किताब खरीद के रख लीजिए, एक आधा नहीं पन्ना आलोक भी जी, एक्चुअली पढ़ेंगे क्या तो। होता है ना, होता क्या है, कल हम्म। मैं इंटरव्यू में था तीखर के पेज पे, उन्होंने पूछा था एक सवाल, आयुष जी ने पूछा था हम्म। सवाल कि क्या होता है कि मतलब ये कैरेक्टर किससे रियल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, या बहुत बहुत बधाई अंकित जी ने जैसा कहा कि चिरकुट्स मेरे प्रिय किताब शायद मेरा भी। अच्छा, मैं आपको एक छोटी जर्नी बता ही देता हूँ, मतलब आज तो मैं बता देता हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हुआ यूँ है। अंकित भाई, हुआ यूँ कि मैंने चिरकुट्स का कवर देखा, मुझे बड़ा अजीब कवर लगा कि भाई ये क्या होगा, इस तरह कवर कैसे आता है मार्केट में। तो 17 की बात है, मेरी किताब उस समय जस्ट लाइक दैट काफ़ी चल रही थी और मैंने एनिमेटेड कवर बनवाया था अपना। इनका कवर मुझे बड़ा पसंद आया, तो इनकी किताब मैंने एक रात में पढ़ के ख़त्म कर दिया। उस समय मेरी शिफ्ट जो थी 1 बजे रात में ख़त्म होती थी। मैं शिफ्ट ख़त्म करके घर आया और मैंने किताब पूरी ख़त्म कर दी। और फिर मैंने आलोक जी को, आलोक जी एक अजनबी थे, अनजान थे, मतलब वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे भी नहीं वो। मैंने क्या किया अंकित जी के, मैंने आलोक जी को एक मैसेज ड्रॉप किया, उनके उनको ढूंढा मैंने फेसबुक पे, म्यूचुअल फ्रेंड से मुझे मिल गए वो, तो 17 की बात है। और फिर उनको मैसेज करके कहा कि सर मैंने आपकी किताब पढ़ी द चिरकुट्स, मुझे बड़ी पसंद आई। तो उनका जवाब आया कि अरे आपके प्रोफाइल से लगता है कि आप भी लेखक हैं और आपने मेरी किताब पढ़ी और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हम हमारे जैसे नए लेखक जब हमारी किताबें पढ़ते हैं। तो उस तरह से जर्नी चालू हुई, फिर उनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और एक्सेप्ट हुआ फ्रेंड रिक्वेस्ट, और आज हम साथ में बैठे हुए हैं। 3 साल, 3.5 साल की दोस्ती हो गई। बैंगलोर में घर पे आना जाना हो गया हमारा। हम लोगों ने कई लाइव किए साथ में किताबें बना, कहानियाँ बनाने का काम किया हमने, कई किताबें साथ में पब्लिश हमारी हुई, जिस पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे काम किए। सूरज पॉकेट बुक्स और फ्राइडे पब्लिकेशन में एक्सपेरिमेंट्स हमारे होते रहते हैं। तो इस तरह से कहानी जो थी वो चलती रही। आलोक भाई का आई थिंक फिर से मुझे लगता है कि करंट की वजह से उनका डाटा बार बार आना जाना इशू हो रहा है। नमस्कार नम्रता जी, थैंक यू सो मच। होता ये है कि जैसे प्रशांत भाई ने कहा है कि मिथिलेश भाई आप तो उत्सुकता बढ़ा रहे हो, एग्जाम हो जाने के बाद इस किताब को पढ़ूंगा मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये किताब आप पढ़ेंगे और जो ये पूर्वी का जो किरदार है वो आपके दिमाग से शायद नहीं छूट पाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद से मैंने भी इस किताब को, इस पूरी कहानी को गढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप लोग को पसंद आएगा। तो आलोक भाई जब तक ये जुड़ते हैं तब तक कुछ और सवाल ले लेते हैं। नमस्कार राम जी, राम पुजारी जी का बहुत स्वागत है। नम्रता जी भी जुड़ चुकी हैं और आलोक जी का बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ, तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि आलोक जी का भी मैसेज भी आ गया मेरे पास में कि उनका जो है लाइट जाने की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो जल्दी ये लाइव में वो ऐड नहीं हो पाएंगे। तो 1 मिनट इंतजार करेंगे, फिर लाइव को हम खत्म करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे देवो भाई ने पूछा है कि आप किसी कहानी को लिखने के लिए किस तरह से खुद को तैयार करते हैं, मतलब एकांत में लिखना पसंद करते हो या पता नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता एकांत में कैसे लिखना है। पर मुझे इतना पता है कि बहुत सारी स्टोरीज जो है मैंने गाना सुनते सुनते कंप्लीट किया है। मतलब मैं क्या करता था कि कोई कुछ भी मैं सॉन्ग बजाता था, रोमांटिक सॉन्ग या फिर कोई भी 90s के सॉन्ग बजाता था और मैं दनादन उसको लिख रहा होता था। मुझे ये पता नहीं है ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में, हालांकि एकांत में भी लिखता हूँ मैं, पर मुझे एकदम से खाली अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो बड़ा अटपटा लगता है। तो जब मैं कहानियाँ लिखता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पीछे से जो भी है कुछ गाना वाना चलते रहे, और गाना चलते रहता है तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ और बहुत तेज़ी से लिखता हूँ, उस तरह से कहानियाँ खत्म हो जाती है। बिल्कुल अंकित जी, दोस्ती बनी रहेगी। बिल्कुल प्रशांत जी, आप लाइफ आजकल उनकी पढ़िए और आप उसके बारे में रिप्लाई करिए। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरी जो भी किताब है, जो अंजनी जी ने पूछा है कि गाली गलौज जैसी जो चीज़ें किताबों में यूज़ किया जाता है, सबका अपना अपना लेख का जो अपना मत होता है। कई लेखक इसको इस तरह से भी जस्टिफाई करते हैं कि जब वो समाज में बोली जाती है तो लिखी क्यों नहीं जा सकती। और ऐसे तो समाज में ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो किताब में लिख सकते हैं, तो ये कोई आई थिंक ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए, पर मेरी किताब में तो नहीं होती है तो मेरा उस पर कोई ओपिनियन नहीं। बट डेफिनेटली मुझे उस तरह की किताबें पसंद नहीं आती है और मैंने कई सारी किताबें हैं जो लोगों के मुझे सुना है काफ़ी अच्छी किताबें हैं, और जब इस तरह की जो लैंग्वेज वगैरह यूज़ होती है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ बुक को। मैं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ उसको। मेरी भी किसी किताब में मैंने आई थिंक इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की है। और जो भी जो रोमांस बुक भी थी उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सॉफ्टली
बताई है कई सारी चीज़ें, ताकि सब लोग पढ़ सकें। और बाकी अपना-अपना मानना है लोगों का। बिल्कुल देव भाई, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन पहाड़ों पर बिताना चाहिए, और इसके लिए मैंने आपसे चर्चा भी की थी, लेकिन स्नोफॉल होने की वजह से और तबीयत मेरी ख़राब होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। पर जनवरी-फरवरी के बाद में मेरा भी प्लान है कि शिमला वगैरह 1-2 महीने के लिए जाएँ और वर्क फ्रॉम माउंटेन करें, कहानियाँ लिखें। मनमोहन जी ने कहा है कि आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं टीवी देखते हुए लिखता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा अक्सर होता है। शांत में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कहानियाँ मैंने लिखी है शांत में। बाकी मनमोहन जी कहता है कि मैं किताब का मज़मून भाँप गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब किताब पढ़ेंगे तो अपना रिव्यू दे पाएँगे। तो लगता है कि आलोक जी जो इस शो के होस्ट थे, जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, वो लगता है नहीं आ पाएँगे। तो हम भी इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं अपना जो इंटरव्यू आज विकास जी ने लिया है उसे अपने वॉल पे पोस्ट करूँगा। आप मेरा वॉल मीत गुप्ता पे आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको ऑक्सीजन की चर्चा पता चल जाएगी किताब में क्या है। भाई किताब अमेज़न पे उपलब्ध हो गई है, आज से रिव्यू भी आना शुरू हो गए हैं। ये उपन्यास है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें और इस पे अपना रिव्यू दें। बाकी इस इंटरव्यू के जस्ट बाद मैं विकास जी के ब्लॉग में जो मेरी चर्चा हुई थी इंटरव्यू को लेकर, वो इंटरव्यू मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ सभी का जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आलोक जी से आलोक जी के जो सवाल थे, उस पे चर्चा होती रहेगी और हम जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।